सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वो बिर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका भी चुजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब चक्षुदंड, झरती रस की धारा। अखंड मेहंदी जब साती है, प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते हमें जगाते हैं। मन को मोड़ते हैं, पल पल तन को झकोरते हैं। पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ अतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। खड़कियां जिनकी से सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियां आंधियां सुनाती है। जो लक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा बन के निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तू को तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं भयंकारी है, क्या कर सकते चिंगारी है। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो दिनकर का यह लाइन हमें जीने को, जूझने को और आगे बढ़ने को सिखाती है। और कभी हार न मानने के लिए हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। मैं कहता हूं आपको, जीवन में ये ध्यान रखिए कि आप काम करते जाइए। पास करेंगे, फेल करेंगे, ये छोड़ दीजिए समय की गाल में, काल की गाल में छोड़ दीजिए कि क्या होगा। लेकिन इतना जरूर जान जाइए कि जीवन में कभी हारना मत सीखिए। कुछ भी हो जाए, हमें हारना नहीं, हर परिस्थितियों में हमें जीतना है और जीतना है केवल। बस इतना ध्यान रखिए, जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। वर्सेशन को लाइक कर दो गुरु, और इसी तरह से मोटिवेट रहिए। रात में, इस कड़कती हुई सर्द रात में, पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद जब मैं आपके सामने आ सकता हूं हर रोज, एक दिन कल नहीं आ पाया किसी कारणवश, लेकिन हर रोज मैं अगर आ सकता हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं गुरु। हमको सिर्फ ड्यूटी करना नहीं होता, ड्यूटी के बाद आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन भी सेट करना होता है। क्वेश्चन सेट करने के बाद तब उसके बाद लाइव आता हूं। सोचिए कितना हिम्मत जीवट के साथ आपके साथ जगा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आपको भी चाहिए गुरु की लगातार अपनी मेहनत से अलग जगाते रहिए, एक रास्ता बनाते रहिए, वो लकीर खींचिए जो नजीर बन जाए आने वाली पीढ़ी के लिए। चलिए, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य स्टेट का डिफिनेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है। स्टेट का डिफिनेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है। राज्य शब्द का प्रयोग, स्टेट का डिफिनेशन किस अनुच्छेद में दिया गया, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 पर सभी लोग से उत्तर दीजिएगा। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, जल्दी बताइए। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है गुरु, जल्दी जल्दी बताओ। जिनका उत्तर ए आ रहा है उनका सही उत्तर है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में स्टेट का डिफिनेशन दिया गया है, राज्य का डिफिनेशन दिया गया है। एक बार सेशन को लाइक कर दो, 419 लोग जुड़े हो, 419 लाइक चाहिए। हर एक अनुच्छेद के बारे में जान जाइए। अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर। अनुच्छेद 15 क्या कहता है गुरु, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 यह आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ओबीसी आरक्षण, महिला और बच्चों के लिए संरक्षण, इसकी बात करता है अनुच्छेद 15। चलिए आगे आते हैं 16 भी। भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, जल्दी बताइए। आप लोगों का डिमांड था कि सर केवल इतिहास के क्वेश्चन लाते नहीं, आज मैं इतिहास का भी क्वेश्चन लाया हूं। इतिहास बाद में लाया हूं, पहले पॉलिटी लाया हूं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी हैं, कुछ क्वेश्चन
पॉलिटी के, सॉरी ज्योग्राफी के भी हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी हैं। तो आज का सेशन एक महा मैराथन तो नहीं बल्कि मिनी मैराथन होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। चलो गुरु, सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। चलिए, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। आप लोगों का एक टेस्ट पेपर भी चल रहा है, आप लोग टेस्ट भी देते रहिए, हम धीरे धीरे करके सबका उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंग्रेजी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसका मतलब होता है कि संविधान में जो भी राइट्स आपको मिले हैं, संविधान के द्वारा जो भी आपको अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का यदि उल्लंघन होता है या ऐसे कोई व्यक्ति जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो भी है, उस अगर अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो न्यायपालिका सीधे उसमें संज्ञान ले सकती है। इसी को हम लोग रीट बोलते हैं, न्यायपालिका का रीट। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करती है। हाई कोर्ट, पूछा जाए रीट जारी करने की शक्ति, रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226। याद कर लीजिए, रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तुलना में हाई कोर्ट का ज्यादा बड़ा एरिया है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के विषय में रीट जारी करती है। लेकिन हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ किसी अन्य विषय में भी जारी कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तुलना में हाई कोर्ट का जो एरिया है वो बड़ा है, दायरा बड़ा है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है रीट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है रीट। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार है, उसी को हम लोग बोलते हैं भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा। यदि भीमराव अंबेडकर हटा लिया जाए, ऐसे ही पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो आंसर होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना को हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा, वैसे प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछे तो अनुच्छेद 32 होगा। ये सारी बातों को याद रखिए। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है राइट टू इक्वालिटी, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी बराबर है। राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और अनुच्छेद 20 में 3 बातें मैंने बताया था। अनुच्छेद 20 में 3 बात है। पहली बात लिखिए, अनुच्छेद 20 का जो पहला बात है वो क्या है गुरु, बताओ जल्दी। अनुच्छेद 20 की पहली बात, किसी भी व्यक्ति को आप उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक गुनाह के लिए किसी व्यक्ति को 2 सजा नहीं दी जा सकती, यह भी अनुच्छेद 20 में ही है। अनुच्छेद 20 में तीसरा पॉइंट, भैया जिस समय व्यक्ति ने गुनाह किया उस समय के कानून के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, चाहे सजा 20 साल बाद मिले या 25 साल बाद मिले, उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। गुरु अनुच्छेद 20 में 3 बात है। पहली बात, अनुच्छेद 20 में पहली बात क्या है? फर्स्ट बात क्या है गुरु? किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी बात नोट कीजिए, किसी भी व्यक्ति को जिस समय वो गुनाह किया उसी समय के कानून के अनुसार उस सजा मिलेगी। और तीसरी बात एक व्यक्ति को जिस एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलेगी, 2 सजा नहीं मिलेगी, अनुच्छेद 20। वैसे बता दें कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में जितने भी अनुच्छेद हैं सब के सब कैंसिल हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। जब देश में आपातकाल लगता है, जब पूरे देश में आपातकाल लगता है गुरु, इमरजेंसी लगता है, तो सब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के जितने अनुच्छेद हैं सब खत्म हो जाते हैं। केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21,
ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के समय भी खत्म नहीं होता, इसको स्पेशली नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता, बाकी सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है गुरु? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। नोट कर लीजिए, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार जो संविधान का है उसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। एक बात और जान जाइए आप लोग कि संविधान में जब संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे। देयर आर 7 फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। माने जब संविधान बना उस समय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में हटा दिया गया। तो कितने हो गए? 6। यानी 1978 से 1978 से कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6। और उससे पहले कितने थे? तो 7। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं कोशिश तो हमारी यही है कि पूरी पॉलिटी को नस्तानाबूद कर दिया जाए। आज नए नए प्रश्न लाया हूं, बेहतरीन प्रश्न लाया हूं पॉलिटी का। आज का सेशन छोड़ना मत, लास्ट तक जुड़े रहना। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। तीसरा प्रश्न है, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? अध्यादेश ये हिस्टोरिकल टर्म है। अध्यादेश को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डिनेंस। आपको बता दें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आजादी से पहले वायसराय को था। वायसराय को मिला था अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, लिखो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को मिला था अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लेकिन आजादी के बाद भी इस शक्ति को रखा गया। क्या है शक्ति गुरु? अध्यादेश एक प्रकार का कानून है। आपको पता है ना, कोई भी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है केंद्र में, और राज्य में बनाता है विधानसभा। कानून बनाने की शक्ति केंद्र में है किसको? संसद को। राज्य में है किसको? विधानसभा को। नोट कर लीजिए। लेकिन कानून जब भी बनता है संसद के अंदर जब भी कानून बनता है गुरु, तो तभी बनता है जब संसद का सत्र शुरू हो रहा हो। संसद का सत्र 29 जनवरी को शुरू हो रहा है, बजट सेशन। आपको पता है ना, संसद का साल में 3 सत्र होता है। बजट सत्र सुना होगा आपने, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अभी बजट सत्र शुरू होगा 29 जनवरी से। संसद का बजट सत्र इस बार कब शुरू होने जा रहा है? 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यह भी एक करंट अफेयर है, नोट कर लीजिए। 29 जनवरी को इस बार शुरू होगा बजट सेशन। उसके बाद दूसरा सेशन बरसात के समय आता है, मानसून सेशन, और तीसरा सेशन जाड़ा में आता है, शीतकालीन सत्र। तो संसद के 3 ही सत्र होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लगभग एक सत्र 1.5 से 2 महीने चलता है, तो 3 सत्र होता है। जब सेशन चल रहा होता है तभी संसद में कोई कानून पास होगा। लेकिन अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद का यदि सत्र न चल रहा हो, उस समय किसी कानून को पास कराना है तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो एक बात जान जाओ, क्वेश्चन कई बार आया है कि संसद में कितने सत्र? तो 3 सत्र। कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अंग्रेजी में बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और क्वेश्चन एक बार आता है कि संसद के 2 सत्र के बीच कितने दिनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? संसद के 2 सत्र के बीच कितना दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? तो लिख लो भैया, 180 दिन या 6 महीने। 6 महीने या 180 दिन से ज्यादा का गैप संसद के 2 सत्र के बीच नहीं होना चाहिए। यह भी नियम है। संसद के 2 सत्र के बीच कितने दिनों से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए? तो भैया 6 महीने या 180 दिन से ज्यादा का गैप
नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून बनेगा तो संसद के सत्र में ही बनेगा, लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा हो उस समय सरकार को किसी जरूरी कानून की जरूरत पड़ जाए, ऐसा कानून जो तत्काल देश में जरूरत है, सेशन चलने अभी बाकी है, संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है और सरकार को लग गया ये कानून की जरूरत है, तो फिर संसद चलेगा तब ना वोटिंग होगा, कानून पास होगा, लेकिन संसद का सत्र तो नहीं चल रहा है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल और सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति के साइन से ही कानून बनवा देती है। इसी कानून को हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। बिना संसद में पास कराए राष्ट्रपति के साइन से डायरेक्ट कोई कानून बन जाए तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। ऐसा ही कानून राज्य स्तर में राज्यपाल भी करते हैं। यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल से सिग्नेचर करवा के कोई कानून बनवा लिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अगर हम लोग राज्यपाल से कोई कानून बनवा लेते हैं तो उसी को बोलते हैं राज्य में अध्यादेश। उसी प्रकार जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लिखो भैया, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहां भी ऐसा होता है कि वहां के उपराज्यपाल होते हैं, वहां भी वो अपने सिग्नेचर से कानून बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश तो समझ में आ गया होगा। तब आप सोचेंगे कि सर सब कानून सरकार अगर ऐसी बना ले, संसद में पास करने की जरूरत न पड़े तो बड़ा घातक हो जाएगा सर। मोदी जी फिर कोई कानून बनवा देंगे, नीतीश कुमार फिर कोई कानून बनवा देंगे, फिर तो देश के लिए घातक है। संसद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर सब तो दिक्कत है ना। अरे भैया ये कानून जो राज्यपाल राष्ट्रपति के साइन से डायरेक्ट जो कानून बनते हैं वो कानून परमानेंट नहीं होते, बल्कि उसका नियम है कि जब संसद के जैसे ही सत्र शुरू हो जाए, भाई कानून तो बना दिए राष्ट्रपति सिग्नेचर से, अध्यादेश जारी हो गया, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर शुरू हुआ और उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद में पास कराना होता है। नहीं कराए तो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप वो कानून खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये परमानेंट कानून नहीं होता। उसी प्रकार मान लीजिए कि कानून राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर करके कानून बना दिया, मान लीजिए बना दिया कानून, और 6 महीना तक लगातार संसद का सत्र चला ही नहीं किसी कारण से, माने संसद के सत्र चलने लगे तब तो 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करा लीजिए। अगर संसद का सत्र नहीं चला 6 महीना तक तब क्या होगा, तो 6 महीना में वैसे भी अपने आप वो कानून खत्म हो जाता है। यानी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। फिर तो घातक, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से डायरेक्ट कानून बनने लगे तो पूरे देश के संसदीय ढांचा के लिए, पूरे देश की जो संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म है, उसके लिए घातक नहीं है जी। फिर देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति साइन करवा के बनने लगेगा। तो नियम है कि सत्र चलने लगे बीच में तो 6 सप्ताह के अंदर पास करा लीजिए, नहीं तो अधिकतम 6 महीने में अपने आप वो कानून खत्म हो जाता है। इसी को अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? ये मिला हुआ है आर्टिकल 123 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश, और राज्यपाल किसमें जारी करते हैं? ये भी लिख लो भैया, राज्यपाल जारी करते हैं अनुच्छेद 213 में। और लिखो उपराज्यपाल, जो मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश में जो उपराज्यपाल होते हैं वो जारी करते हैं अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 239 भाई राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। कैसे याद रहेगा? यही याद, राज्यपाल का 213 देखो ना, नंबर खाली आगे पीछे हुआ है, 2 को कर दिए पहले, 1 को कर दिए बीच में, तो 213 हो गया। तो 123 याद रहेगा तो 213 भी याद रहेगा, और 13 तिया 39 भी याद रहेगा। 123, 213, 239 नहीं याद हो गया अनुच्छेद। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे राज्य स्तर पर 213, और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में जारी करेंगे अध्यादेश 239। और नियम समझ में आ गया, 6 महीना अधिकतम रहेगा। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, वो कौन होते हैं? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो, लाइक बटन दबा दो। 945 लोग जुड़े हैं, 600 लाइक है गुरु, लाइक नहीं कर रहे, लाइक करते रहते मोटिवेट होते रहते हैं हम भी। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। चलो भैया,
राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति जो होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ये कहिए, माने उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भी नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, आंसर आज क्वेश्चन कभी पूछे कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, कोई वेतन नहीं मिलता, शून्य। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, यानी एक्चुअल रूप से जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका मेन काम होता है राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करना। इसीलिए उसको जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उनका नाम क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, नियम है गुरु। तो राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन लिखो, भारत का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। और लिखो भारत का उपराष्ट्रपति वो है तो सभापति, राज्यसभा का सभापति भी कौन होंगे? सीपी राधाकृष्णन। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन और छोड़ रहा हूं, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कौन है गुरु? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है? जल्दी से उत्तर दीजिए। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति कौन है? जल्दी उत्तर, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होने पर भारत के राष्ट्रपति किसे बनाया जाता है? जब राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, ऐसे में बाकी समय के लिए मतलब 6 महीने के लिए नियम है कि राष्ट्रपति का अगर व्यक्ति नहीं हो, राष्ट्रपति या निधन हो गया है, किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, ऐसे में 6 महीने के अंदर नियम है कि चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का सीट 6 महीने से अधिक खाली नहीं रहना चाहिए, ये नियम है। तो बाकी 6 महीने के लिए किसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा? राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। लेकिन चुनाव तक के लिए किसको बनाया जाता है राष्ट्रपति? बताओ जल्दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के। अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको बनाया जाता है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर छोड़ रहा हूं भैया, है उनका जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, मैं बता देता हूं, हरिवंश नारायण है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है गुरु? हरिवंश नारायण, जनता दल यूनाइटेड से नेता है, हरिवंश नारायण जी हैं राज्यसभा के उपसभापति। इसको नोट कर लीजिए। सभापति तो वही सीपी राधाकृष्णन है भैया। सुप्रीम, एक क्वेश्चन और छोड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र चीफ जस्टिस जो भारत के राष्ट्रपति रहे उनका नाम क्या है? एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के अभी तक में एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस है जिनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या उनका नाम है? न्यायमूर्ति अहमद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति अहमद हिदायतुल्लाह, नोट कीजिए, न्यायमूर्ति अहमद हिदायतुल्लाह जो है ये एकमात्र ऐसे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनको भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया था। भैया एकमात्र राष्ट्रपति जिनका संबंध मजदूर संघ से है, लेबर यूनियन से है, उनका नाम है बीबी गिरी। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत के पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और एकमात्र राष्ट्रपति जो पद पे रहते निधन हो गया, पद पे रहते जिनका निधन हो गया, जाकिर हुसैन। अब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिए इतना। अब ये नीलम संजीव रेड्डी क्या थे भैया? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे?
वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंध रखने वाले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। चलो गुरु, सरकारिया आयोग, इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन आता है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध को ठीक करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया। सरकारिया आयोग कब बनाया गया? 1983 में। पर अपना रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। सरकारिया आयोग बना कब? अगर ये क्वेश्चन रहता तो 1983। कब अपना रिपोर्ट दिया? 1987। नोट कर लीजिए, सरकारिया आयोग के तहत ही क्या बनाया गया? अंतरराज्यीय परिषद। लिखो, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर बनाया गया अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। अनुच्छेद 263 लिखो, अनुच्छेद 263 के तहत, आर्टिकल 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 263 रटो, अनुच्छेद 263 भी आई है गुरु। अनुच्छेद 263 के तहत क्या लाया गया? अंतरराज्यीय आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल। किसके सिफारिश पर बना? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कब बना? 1983 में। रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। आगे आइए, राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में आता है? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दीजिए। हारना मना है, थकना मना है। देखिए गुरु, इस ठंड में कभी कभी मन करता है कि यार कंबल ताने और सो जाएं। कितने बजे? रात को 10 बज गए हैं और हमको भी मन करता है कि दिन भर ड्यूटी से आए हैं तो थोड़ा अच्छा खाना खाएं, अब बढ़िया से प्रेम से थोड़ा सा रूम हीटर जला के रूम को गर्म कर ले, एकदम से कम्बल ओढ़ के बढ़िया नींद लें। ऐसा मन करता है और आपको भी करता होगा। लेकिन याद रखिए, इतिहास तो उन्हीं का बनता है जिन्होंने लिमिट क्रॉस किया है, जिन्होंने तकलीफों को पार किया है, तकलीफों को जीता है, दुखों को जीता है। इंसान उसी को मिला है मंजिल। इसलिए भैया कभी भी जीवन में ये मत सोचिए कि ठंड लग रहा है, क्या हो रहा है, जो लग रहा है लगने दीजिए। भाई महाधिवक्ता, भैया मैं बता दूं आपको, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। और मैं बता दूं बेहतरीन बात आपको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी अपना एक वकील होता है जो कानून के मसले पर उनको सलाह देता है। और सलाह ही नहीं देता, सरकार पर कोई केस लड़ता है तो वकील के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट भी होते हैं। भैया सरकार भी अपना एक वकील रखता है, कानूनी सलाहकार रखता है। तो केंद्र सरकार का अपना वकील होता है, राज्य सरकार का अपना वकील होता है, और वही वकील सरकार को सलाह भी देता है कानूनी मसले पर, और वही उनका केस भी लड़ता है जाकर कोर्ट में। तो गुरु, केंद्र सरकार का जो मेन वकील होता है उसी को बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 लिखो, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? केंद्र सरकार का मेन वकील, महान्यायवादी। आई है महाधिवक्ता। भाई राज्य सरकार का जो मेन वकील होता है उसे महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य सरकार का मेन वकील, राज्य सरकार के मेन वकील को एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कहते हैं। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, नोट कीजिए, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। ये क्या होता है? राज्य सरकार का मेन वकील। और केंद्र सरकार का जो मेन वकील है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और वो होता अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। और बता दूं भैया, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो कौन बन सकता है? राज्य का महाधिवक्ता कौन बन सकता है गुरु? तो इसका आंसर होगा वही बन सकता है जिसके पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। जिसके पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो, सेम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता होती है वही सेम योग्यता होती है किसके लिए? बताइए, अटॉर्नी जनरल के लिए। केंद्र सरकार के मेन वकील को अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, राज्य सरकार के मेन वकील को एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का मेन वकील अनुच्छेद 76, राज्य सरकार का मेन वकील अनुच्छेद 165। राज्य सरकार के मेन वकील बनने के लिए क्या योग्यता है? हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता केंद्र राज्य सरकार के वकील बनने के लिए होती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार का वकील बन रहा है तो कैसे बनिएगा? जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होगी वही व्यक्ति केंद्र सरकार का मेन वकील होता है। और मैं बता दूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो मेन वकील है वो सरकार का
कानूनी सलाहकार तो होता है, सरकार का केस तो लड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। कोई पैसा वाला आदमी आ गया, केस दे दिया और ये खाली है, तो अपना प्राइवेट केस भी ये लड़ सकते हैं, ये नियम है। एक बात और बता दें, एकमात्र व्यक्ति कौन है जो संसद का मेंबर नहीं होता फिर भी संसद में जाता है, संसद में बोलता है पर वोट नहीं डालता, संसद में जाता है बोलता है। एकमात्र व्यक्ति कौन होता है जो संसद में जा सकता है, बोल सकता है, संसद का मेंबर नहीं होता फिर भी, वह है महान्यायवादी। उसी तरह से राज्य के विधानसभा का मेंबर नहीं होता फिर भी राज्य के विधानसभा में जाता है, बोलता है, वो कौन होता है? महाधिवक्ता। इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा भैया, इससे ज्यादा सवाल न पूछा है न पूछेगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। महान्यायवादी में पूछेगा क्या? सब हो गया भैया। अनुच्छेद 163 क्या है? अनुच्छेद 163 में लिखिए, मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। लिखिए, राज्यपाल के सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। इसकी चर्चा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 में क्या है? अनुच्छेद 164 में लिखो गुरु, मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर सारे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अनुच्छेद 164। और मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सलाह के लिए, अनुच्छेद 163। पर मंत्री परिषद के सभी मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, लिखो, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, पद अलग नियुक्ति अलग। और मंत्री परिषद अनुच्छेद 163, मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, अनुच्छेद 164। 165 में बता ही दिया, महाधिवक्ता। सवाल पूछेगा कहां से? कैसे पूछोगे? कहीं से पूछो, हम बताएंगे। चलो गुरु, सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। यदि बजट पर बहुत शानदार सवाल, इसका उत्तर जो दीजिएगा हम मान लेंगे कि आप पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से या कोई अच्छी एनसीईआरटी किताब से आपने पढ़ा है। अगर इसका उत्तर आपने दे दिया तो हम समझेंगे कि आपका पॉलिटी अच्छा है। यदि बजट पर वोटिंग के दौरान सरकार का पक्ष हार जाता है, बजट पर वैसे सामान्यतः वोटिंग नहीं होता, बजट पर वैसे वोटिंग नहीं होती, लेकिन विपक्ष की मांग पर, स्पीकर के आदेश पर वोटिंग हो सकता है। याद रखिएगा, बजट पर बहस लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। बजट पर बहस करने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा दोनों को होता है, लेकिन बजट पर यदि वोटिंग की बात आ जाए तो केवल लोकसभा में होता है। लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बजट, अगर बजट पर बहस की बात हो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, लेकिन बजट पे वोटिंग की बात हो तो राज्यसभा में नहीं होता, केवल लोकसभा में होता है। बजट पर वोटिंग केवल लोकसभा में होता है। भारत की जो बजट की प्रक्रिया है अनुच्छेद 112 में है। भारत में संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं है, संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं है, उसके जगह पे है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बोलचाल में बजट बोल देते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। बजट पर बहस दोनों हाउस में हो सकता है, लेकिन वोटिंग केवल लोकसभा में होता है। इसको याद कर लो, केवल लोकसभा में। अब बजट पे वोटिंग में यदि सरकार हार जाती है तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है गुरु। भैया लोकसभा में वोटिंग हो रही है, लोकसभा में ही बहुमत की बात होती है। सरकार बनाने के लिए राज्यसभा का बहुमत नहीं देखा जाता, सरकार बनाने के लिए केवल लोकसभा का बहुमत देखा जाता है। और सरकार यदि लोकसभा में बजट पर बहस करते हुए हार जाए, इसका मतलब सरकार किस में आ गई? अल्पमत में आ गई। सरकार अल्पमत में है तबे तो हार गई, तो बजट दोबारा ना बनेगा गुरु, सरकारें बदल जाएगी, पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आया? हम जानते हैं कुछ लोग सही दिए होंगे, कुछ लोग गलत उत्तर दिए होंगे। कैसा लग रहा है सेशन? सही बताना। मजा आ रहा है आज पॉलिटी पढ़ के? मजा आएगा गुरु, सवालों का झड़ी लगाएंगे। कहीं से कॉपी करके सवाल मैं नहीं लाता हूं, पूरी कॉन्सेप्ट जो मैंने लक्ष्मीकांत को मथा है वो मैं देता हूं आप लोगों को। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? जल्दी बताओ भैया। योजना आयोग की स्थापना किया गया था नियोगी समिति की सिफारिश पर। लिखो,
नियोगी समिति के सिफारिश पर 1946 में 1946 में नियोगी समिति बना। इस नियोगी समिति के सिफारिश पर क्या बना गुरु? योजना आयोग। और यही योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजना बनाती थी। भारत की पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ और कुल 12 पंचवर्षीय योजना, लिखो अब खत्म हो गया योजना आयोग। योजना आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? तो 12। कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया योजना आयोग के द्वारा और 15 मार्च 1950 को बना योजना आयोग और 6 अगस्त 1952 को बना राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बना राष्ट्रीय विकास परिषद। नोट कर लीजिए, 6 अगस्त 1952 को बना राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग जिस पंचवर्षीय योजना को तैयार करती थी उस पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता था। क्वेश्चन आता है, योजना आयोग के द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन मतलब फाइनल डिसीजन कौन लेता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इन दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, योजना आयोग का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते थे और इन दोनों को अब समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद खत्म कर दिया गया। इन दोनों के स्थान पर क्या बना? नीति आयोग। नोट कर लो तारीख, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग बना। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखना। बीपीएससी पूछा इसका फुल फॉर्म भी। 64वीं बीपीएससी का पेपर निकालना, 64वीं बीपीएससी का पेपर निकालो, नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है। उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट भी था और इंस्टीट्यूशंस भी था। इंस्टीट्यूशंस होगा, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट नहीं होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर यह है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना और 1 वर्षीय योजना बनाती थी, वही नीति आयोग 3 प्रकार की योजना बनाएगी, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय। 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय योजना कौन बनाएगी? नीति आयोग। योजना आयोग बनाती थी पंचवर्षीय और 1 वर्षीय योजना। फिर बताता हूं दूसरा पॉइंट, नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, सलाहकार के रूप में भी काम करेगा, लेकिन योजना आयोग सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करता था। नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री भी मेंबर होते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री को भी इसका मेंबर बनाया गया है, लेकिन योजना आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर नहीं होते थे। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक। एक बार सेशन को लाइक कर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो गुरु। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल बलाग पत्रिका का प्रकाशन कब किया? अल बलाग पत्रिका कब निकाला? भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहले अल हिलाल निकाला था जिसे प्रतिबंधित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मैगजीन थी अल हिलाल जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद मौलाना आजाद ने निकाला अल बलाग 1913 में। 1912 में आया था अल हिलाल, 1912 में आया अल हिलाल। अल हिलाल जैसे ही आया इसको प्रतिबंधित किया गया। 1912 वाली अल हिलाल को 6 महीने के अंदर बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तब अगले ही साल 1913 में उन्होंने नाम बदल के दूसरी पत्रिका निकाली अल बलाग। अल बलाग किसकी पत्रिका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस
11 नवंबर को मौलाना आजाद के जन्म दिवस है। उस दिन को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसी उपलक्ष्य में 11 नवंबर को उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम है क्या? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। भैया 1294 लोग जुड़े हो, मेहनत कम नहीं कर रहा, 1294 लोग जुड़े हो, 950 लाइक है, नहीं चलेगा गुरु। सेशन को सभी लोग दबा के लाइक करो, एक बार लाइक कर दो गुरु। सेशन को लाइक में कितना टाइम लगता है? कर दो लाइक। चलो गुरु, पूरी तरीके से समर्पित करता, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित कहता हूं ये परीक्षा तुम्हें और भी कुछ दूं। भाई देश की धरती तुझे और कुछ दूं। चलो गुरु, 1906 में दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? 1906 में दादा भाई नौरोजी बने कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं थे कि खुद खड़ा होके अपना भाषण पढ़ पाए। एकदम बेचारे बूढ़े हो गए थे। कांग्रेस के लोग में लड़ाई पनप रहा था। गरम दल नरम दल एक दूसरे पर लाठी चार्ज करने को तैयार थे। स्थिति ऐसी आ गई कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी को गरम दल नरम दल सब के लोग मानते थे। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जिससे कि लड़ाई टल जाए, कांग्रेस का विभाजन न हो। तो भैया बूढ़ा थे बहुत ज्यादा दादा भाई नौरोजी, उनको खटिया पर टांग के लाया गया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए कि आप बनिए, न तो कांग्रेस आपस में लड़ जाएगा, सब बट जाएगा। नहीं कहते जैसे भाई दो भाई आपस में बंटवारा करते हैं, दो भाई आपस में बंटवारा करने जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो बीच में बाबूजी कूदते हैं लाठी लेके। नहीं, अभी करेगा बंटवारा, हमारा घर है, देखते हैं कौन बांट रहेगा। उसी तरह से दादा भाई नौरोजी उतरे, कांग्रेस पार्टी बंटने से बच गया उस साल। तो दादा भाई नौरोजी लेकिन अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ने के मोड में नहीं थे, तो उनके जगह पर उनका अध्यक्षीय भाषण था, उनका भाषण, लेकिन पढ़ा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा। भैया 1906 में दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पर उनका भाषण पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले ने। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में, 1906 में। 1886, 1893, 1906 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देखो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने भारत का पहली बार नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकाला और प्रति व्यक्ति आय। भारत में पहली बार नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक किताब लिखा, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इन्होंने इस किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनकी 2 पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम है रफ्त गुफ्तार और इनकी दूसरी पत्रिका का नाम है क्या? वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुफ्तार इनकी 2 पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव मैडम भिखाजी कामा रही हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 में हो गया। चलो भैया इतना याद रखो, आगे आओ। महात्मा गांधी के विषय में किसने कहा था? विश्वास नहीं होता कि हड्डी मांस से बना हुआ व्यक्ति इतना बड़ा काम करेगा। गांधी के मरने के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद किस व्यक्ति ने कहा था कि आप विश्वास नहीं होता कि हाड़ मांस से बना हुआ इंसान इतना बड़ा काम कर देगा देश में? बताओ गुरु। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, विलियम शेक्सपियर, आइंस्टीन। किसने कहा? ये वही व्यक्ति है जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc²। ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के विषय में कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सापेक्षता का सिद्धांत
E बराबर mc²। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। इसी ने दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। और मैं बता दूं कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था, क्वेश्चन कई बार आया है कि आइंस्टीन को कई बार, जब मैं यहां लगा दूं मैं कई बार आया है, मतलब मेरे परीक्षा में कम से कम 10 बार पूछा गया होगा, यूपी में, बिहार में, कि आइंस्टीन को किस विषय के लिए मिला नोबेल प्राइज? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। हालांकि आइंस्टीन को जो प्रसिद्धि मिली वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको प्रसिद्धि मिला, पर उस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। यही आइंस्टीन है जिन्होंने गांधी जी को यह बात कहा कि विश्वास नहीं होता कि हड्डी मांस से बना हुआ व्यक्ति इतना बड़ा काम कर देगा। यह आइंस्टीन ने कहा था। और चर्चिल ने कहा था, अधनंगा फकीर। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के दौरान, राउंड टेबल मीटिंग के दौरान चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। नोट कर लीजिए गांधी जी को। क्लीमेंट एटली, जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ही थे। अब विलियम शेक्सपियर एक नाटककार था। अच्छा, क्वेश्चन और, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत को का आइंस्टीन, ये आप उत्तर दीजिए। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? देखता हूं कौन सही उत्तर देता है। बस सभी लोग सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार दबा के। अच्छा लग रहा है ना? सेशन को लाइक कर दो गुरु। अब किसको बोलते हैं भारत का आइंस्टाइन? यह आप उत्तर देंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस नेता ने हिस्सा लिया था? कौन ऐसे नेता थे जो तीनों राउंड टेबल मीटिंग, 1930 में पहला राउंड टेबल मीटिंग, 1931 में दूसरा राउंड टेबल मीटिंग और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों में कौन भाग लिया? गांधी जी और कांग्रेस ने सिर्फ दूसरा में भाग लिया था। गांधी जी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन 1930, 31, 32 तीनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, और भी लोग थे, लेकिन बड़े नेता की बात करें तो भीमराव अंबेडकर 1930, 1931, 1932 तीनों में भाग लिया। और भी कुछ लोग थे जो भाग लिए थे, लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और इसी सम्मेलन के दौरान चर्चिल ने गांधी को क्या बोला? अधनंगा फकीर, अर्धनग्न फकीर। आगे आई, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का प्रचार प्रसार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद का प्रचार प्रसार किया? जल्दी बताओ गुरु। बड़ी आरोप लगाते हो तुम कि सर पुराने क्वेश्चन लाते हैं। अरे गुरु, सेशन को लगातार रिवीजन करते रहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी भी भारी लगेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अच्छा, महान्यायवादी और महाधिवक्ता पूरा एक चैप्टर है गुरु, पूरा एक चैप्टर है महान्यायवादी महाधिवक्ता, पर लिख के दे रहा हूं गारंटी कि आज तक यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर दरोगा तक में जो भी प्रश्न आया होगा महान्यायवादी महाधिवक्ता से, मैं जितना पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आया होगा। गारंटी लेता हूं गुरु, जाके बना के देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का प्रचार 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? समाजवाद का प्रचार किया। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर में, 1938 में हरिपुरा में हुआ, हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी में हुआ, त्रिपुरी में। नोट कर लीजिए भैया, कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936 में, 37 में हुआ फैजपुर में। ये दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1929 लाहौर, 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर। लिख लो, कांग्रेस का एकमात्र सेशन आजादी से पहले, कांग्रेस का एकमात्र सेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर। भैया, आजादी से पहले कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, कब हुआ और कहां हुआ? 1937 में फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू ने बड़े पैमाने पर समाजवाद का प्रचार किया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और मैं बता दूं आपको कि 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने लाहौर में, 1929 में कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। 1929 में कांग्रेस का सेशन रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने। उसी सेशन में पहली बार
पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया कांग्रेस के अंदर, यह भी 1929 में। पहली बार देश का झंडा, तिरंगा झंडा कांग्रेस में कब फहराया गया? 1929 लाहौर। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 लाहौर। लेकिन अगर पूछा जाए पहली बार स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1906 में। पहली बार कांग्रेस में जन गण मन कब गाया गया? 1911 में। पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। पहली बार कांग्रेस में झंडा गीत कब गाया गया? 1938 में। 1938 में पहली बार कांग्रेस में झंडा गीत गाया गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसके बाद पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस में कब पार्टिसिपेट किया? 1901 में। 1901 में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस में पार्टिसिपेट किए। पहली बार कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में। आगे आ जाओ गुरु, सेशन को ऊपर लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो। किसने कहा था मैं लोकतंत्रवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा और राजकुमारों में कोई भरोसा नहीं है? ये लाइन किसने कहा था? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। हारना मना है। देखो भैया, एक लाइन है, फिल्मी गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। होता है कभी कभी रिजल्ट, कुछ लोग एस्टेट में फेल हो गए होंगे, कुछ लोग और किसी परीक्षा में फेल, कुछ लोग का बीपीएससी का मेंस रिजल्ट नहीं आया होगा, लेकिन होता है ये। यदि आप तैयारी के दौरान आ गए तो जरूरी नहीं कि बहुत तैयारी है तो आपका हो जाएगा। कभी कभी होता है परीक्षा में कुछ गलतियां कर लेते हैं या किसी कारण से हमारा नहीं होता, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी तैयारी नहीं है। ये कोई बना रहा है आपको, यदि कोई आपको ये कहता है क्या पढ़ता है जी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वही व्यक्ति इस तरह के लाइन यदि कोई आपको बोल रहा है ना, क्या करता है जी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पढ़ता है तुम गए गुजरे हो, उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई बोलता है तो निठल गंवार व्यक्ति है वो। जीवन में कभी परीक्षा उसने नहीं दिया, कभी परीक्षा नहीं दिया। यदि जीवन में परीक्षा फेस किया होता, पढ़ा होता, तो इस तरह के लाइन वो व्यक्ति नहीं बोलता। यदि बोल रहा है तो उसको निठल्ला समझ के जवाब नहीं देना, इस कान सुन के इस कान से निकालना है। और ऐसे व्यक्ति से जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए कोशिश करना है दूरी बना के रखें। चलो गुरु, मैं एक लोकतंत्रवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा राजकुमारों में कोई भरोसा नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। नोट कर लीजिए भाई, अंतरिम सरकार को मिलाकर जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास की एक झलक। इनकी एक किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना? आपको पता है, जब से आजादी मिली थी भारत को, जब से इंडिया को आजादी मिली तब से लेके 1977 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे पहली बार केरला में बना था गैर कांग्रेसी सरकार। वैसे राज्य स्तर पर देखें तो पहली बार 1957 में ही, पहली बार 1957 में ही देश में पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी केरल से। यानी केरल पहला राज्य था जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्वेश्चन आ जाए, कौन ऐसा राज्य था पहला जहां कांग्रेस से हटके अलग पार्टी की सरकार बनी? वो था केरल। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हुआ 1977 में। और किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, नोट कर लीजिए। और इनके समय में ही 44वां संविधान संशोधन आया। मोरारजी देसाई के काल में 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसके अलावा जो लोकसभा का कार्यकाल था उसे 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। और जो हमारा आपातकालीन प्रावधान है उसमें भी परिवर्तन किया गया। भैया, जनता पार्टी की सरकार बनी और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर कांग्रेस सरकार से क्यों चली गई? सत्ता से कांग्रेस क्यों चली गई थी पता है आपको? सत्ता से कांग्रेस चली गई, इसके पीछे वजह था इमरजेंसी।
देश में बिना मतलब के 25 जून लिखो, तिथि लिखो, 25 जून 1975, 25 जून 1975 को अपने बेटे संजय गांधी के कहने पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश को आपातकाल की अग्नि में झोंक दिया था। 25 जून का वो तारीख हो, काला दिन, जब पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया, मीडिया को बोलने पर प्रतिबंध लगा दी गई, स्वतंत्रता के सारे अधिकार छीन लिए गए, सारे नेताओं को जेल में जबरन ठूंस दिया गया। इसी को बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल का वो दौर 25 जून 1975 का वो दिन जब देश में आपातकाल लगा, तो बिहार के कवि थे नागा अर्जुन। नागा अर्जुन बिहार के कवि थे। उन्होंने लिखा, बैद्यनाथ मिश्र उनका ओरिजिनल नाम था, बैद्यनाथ मिश्र। उनको आधुनिक कबीर भी, नागा अर्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। डरते नहीं थे, बोला सीधे इंदिरा गांधी को, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को, बोलेंगी भला क्या हुआ आपको। चलो गुरु, भारत में अब तक कितनी बार परमाणु परीक्षण हुआ, भारत में अब तक कितनी बार एटॉमिक क्या हुआ, एटॉमिक बताओ टेस्ट, एटम बम का टेस्ट कितनी बार हुआ। एटम बम का टेस्ट हुआ 2 बार। नहीं, पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी कुछ गलती के आपातकाल लगाई थी, लेकिन इंदिरा गांधी का रोल को हम भुला नहीं सकते। आज बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके हम भारत के जो पूर्वी सीमा था उसको सुरक्षित किया, वो श्रीमती इंदिरा गांधी का देन है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, परमाणु बम संपन्न बनाया था 1974 में। और दूसरा हमारे वीर बहादुर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत में एटॉमिक टेस्ट हुआ 1998 में और पहली बार 1974 में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार किया गया है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया और दूसरी बार 1980 में। पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1980 में। 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंक का किया गया। नोट करो गुरु, 1969 में कितने बैंक, 14 बैंक, और 1980 में कितने बैंक, 6 बैंक, कुल मिला के 20 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 2 बार। भारत में कितनी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 2 बार। पहली बार 14 बैंक 1969, दूसरी बार 6 बैंक 1980, लेकिन बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में, तो कितने रह गए, 20 हो गए थे ना, लेकिन 19 रह गए थे क्योंकि मर्ज हो गया 2 बैंक। मैं कह रहा हूं भाई आगे की बात, जितने भी बैंक हैं इनका बैंक बोलते हैं आरबीआई को, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, सरकार का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में। 1949 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बंबई में है। अब वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, करंट अफेयर भी कर लो। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और मैं बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सर असबोर्न स्मिथ। सर असबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो आगे आ जाओ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी भैया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहां है, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु लिखो, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर मुख्यालय है बेंगलुरु। इसरो का काम क्या है, सैटेलाइट बनाना, उपग्रह बनाना। भैया धरती के लिए, पृथ्वी के लिए उपग्रह तैयार करना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह बनाना किसका काम है, इसरो का। अब भारत में उपग्रह कहां से छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते कहां से हैं, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप से हम लोग सैटेलाइट को छोड़ते हैं। पर सैटेलाइट बनाता कौन है, इसरो। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को
15 अगस्त 1969 को क्या बनाया गया? इसरो की स्थापना की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ और 1969 में ही क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी। बस इसमें को लाइक कर दो गुरु। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? इसका तो उत्तर सब दो, मैं देखता हूं किसका किसका उत्तर आता है। इसका उत्तर कौन कौन देता है मैं देख लेता हूं जरा। सभी लोग का उत्तर 1432 लोग हैं, 1432 कमेंट आना चाहिए। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? 1975 में। किसकी मदद से छोड़ा गया? यूएसएसआर। उस समय रूस नहीं था, उस समय यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यही नाम था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ, तब उसका नाम पड़ गया रूस। भैया यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का डिवीजन कब हुआ? तो 1991 में, 1991 में। उन्नीस सौ 91 में सोवियत रूस का डिवीजन हुआ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भैया पहला था आर्यभट्ट। आगे 1975 में पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था रूस की मदद से। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ जल्दी बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान दोनों का निर्माण किया। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये भी किस बांग्लादेश और भारत दोनों के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब थी फेमस गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर की और भी पुस्तक है, पोस्ट मास्टर, काबुली वाला, गोरा, गीतांजलि, उसके बाद गोरा, उसके बाद काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, ये सब किताब है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इनको मिला था नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि। बस इसको लाइक कर दो गुरु। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा एक बात बताएं, दारोगा के लिए आपका टेस्ट सीरीज भी है, 25 टेस्ट है। बिहार दारोगा का 25 टेस्ट रेडी है, उसको आप आराम से, टोटल सिलेक्शन लाइव एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। भैया दारोगा के 25 टेस्ट, अब बहुत बेहतरीन टेस्ट तैयार किया गया हमारे निर्देशन में, और बहुत जल्द दारोगा का परीक्षा खत्म होगा। हम लोग एईडीओ और टीआरई के लिए लग जाएंगे। चलिए बस इसको लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। भैया इनका जन्म 1861 में हुआ, अब मृत्यु कब हुआ? 1941 में। 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हुई। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिला? 1915 में। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में, जब कपड़ों में आग लगाया गया, जब सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों में आग कब लगाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन आता है कौन ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों को जलाया गया? तो भैया असहयोग आंदोलन। किस व्यक्ति ने विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक बर्बादी कहा था? कहा कि इससे आजादी नहीं मिलेगी, कपड़ा जलाने से आजादी मिलेगा, ये बर्बादी कर रहे हैं आप लोग। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ? सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं। 1415 लोग हैं, 1415 लाइक कर दो गुरु। चलिए, और कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है। रेगुलर लाइव आएंगे, कभी कभार हो जाता है लेट, इस वजह से लाइव नहीं आते। और जो भी परेशानी हो अपना कमेंट में बता सकते हैं, क्या दिक्कत है पढ़ाई में, कौन सा सेक्शन और आपको चाहिए। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया? किसने किया जल्दी बताइए। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? सोहन सिंह भाखना। लिखो, गद्दार पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में।
और मैं बता दूं कि गद्दर पार्टी के मुख्य नेता लाला हरदयाल थे। गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता पूछा जाए कौन थे तो लाला हरदयाल, पर गद्दर पार्टी के संस्थापक हैं सोहन सिंह भाखना। गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ। सैन फ्रांसिस्को को हम सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, लिखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी कहा जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी कहते हैं और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। आगे आ जाओ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों ने किया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाया। कब बनाया? 1934 में। कब बनाया गुरु? 1934। सबका उत्तर आना चाहिए गुरु। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जल्दी बताओ। चलो भैया, अब साइंस के भी कुछ सवाल आ गए। अब तो भैया आप लोग को रुकना पड़ेगा, साइंस के भी सवाल आ गए। इसके जस्ट बाद भूगोल के बेहतरीन सवाल है। नहीं जाना गुरु, सो गए मतलब खो गए। हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड आज सेशन लेकर आए हैं। आज नहीं जाना। हाफ मैराथन मतलब हाफ मैराथन। चलो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो ने। इटली के रहने वाले गैलीलियो थे। इन्होंने कहा कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। इसी को न्यूटन का पहला गति नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया और गैलीलियो इटली के रहने वाले थे। गैलीलियो कहां के रहने वाले थे? इटली के। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में किसने पहली बार बताया? वैज्ञानिक तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक तरीके से पहली बार गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो ने ही पहली बार दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। और मैं बता दूं, जड़त्व की बात करते हैं तो जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? तो मास पर। लिखो, जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। जो वस्तु जितना भारी होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा होगा। जो वस्तु जितना भारी होगा, जो वस्तु जितना वजनी होगा, उसमें जड़त्व का गुण, इनर्शिया का गुण सबसे ज्यादा होगा। तो तुम बताओ गुरु, मोटर कार और ट्रेन में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तुम लिखो, कमेंट में लिखो, सभी लोग कमेंट में लिखो, देखते कितना समझे हो। जितना ज्यादा मास, द्रव्यमान, उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ज्यादा जड़त्व। तो बताओ, मोटर गाड़ी और ट्रेन में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? आंसर दो जल्दी से, जल्दी उत्तर दो। न्यूटन ने दिया गति के 3 नियम। न्यूटन ने दिया गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और दिया कूलिंग लॉ, शीतलन नियम। न्यूटन ने दिया पहली बार। न्यूटन ही वो पहला विद्वान थे जिन्होंने कहा कि सफेद रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, यानी सूरज का जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये बताने वाला पहला विद्वान भी न्यूटन थे। सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। ये बताने वाला पहला विद्वान न्यूटन। कूलिंग लॉ, शीतलन नियम देने वाला पहला विद्वान न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? न्यूटन। गति के 3 नियम किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन का एक किताब भी था, प्रिंसिपिया। न्यूटन का एक पुस्तक, न्यूटन इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे न्यूटन, उनकी एक किताब का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नोट कर लीजिए। कैवेंडिस ने जी का मान कैपिटल जी, लिखो, कैवेंडिस ने गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल जी का मान किसने निकाला? कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 Nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये निकालने वाला विद्वान कौन था? कैवेंडिस। कैवेंडिस ने ही क्या निकाला? कैपिटल जी का मान। और केपलर ने ग्रहीय गति का नियम दिया। केपलर ने क्या दिया? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहीय गति के 3 नियम। ग्रहीय गति के 3 नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। कैवेंडिस ने जी का मान निकाला। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। और क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम, शीतलन नियम, और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, पहली बार न्यूटन ने ही बताया था। और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जड़त्व का नियम दिया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या गैलीलियो ने किया। गैलीलियो रहने वाले थे इटली के। आगे आइए। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो।
प्रिंसिपिया सही बोल रहे हैं। कौन कौन है भैया? निशा, नाम वैसे पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन जनरली पर निशा कुमारी। और कौन कौन है भैया? रितु हैं, गुड़िया हैं, सीमा हैं, नंदनी हैं, चलिए रिया हैं, अभिषेक भाई हैं, चलिए सभी लोग, रोशन जी हैं। सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। सभी लोग कमेंट एक बार कीजिए, किस विटामिन की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता? बस इसको लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, हारना मना है। थक कर बैठ गए क्या भाई? मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पास है, टेंशन न लीजिए। एक धक्का मारने की जरूरत है, दीवार टूटेगा, अंधेरा छटेगा, रोशनी आएगी। विश्वास रखिए, जो गया है, जो तुम्हें धोखा दिया है या धोखा दी है या जो तुम्हें इग्नोर किया है, उसे जवाब मिलेगा। बस अपने आप को एक बार कमरे में लॉक कीजिए 2-3 महीने बस। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के। विटामिन के की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। वैसे अगर आपको थैलीसीमिया बीमारी है तब भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। वैसे आपको शुगर की बीमारी है, चीनी, डायबिटीज है, तब भी आपको ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा। डायबिटीज की बीमारी है तब भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा। यदि आपको थैलीसीमिया है तब भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा। विटामिन के की कमी है तब भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा। यानी खून अगर कट गया हाथ तो खून बहता जा रहा है, कितना भी दबा रहे हैं खून जमिए नहीं रहा है गुरु, क्लॉटिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि विटामिन के की कमी है, हो सकता है थैलीसीमिया भी हो सकता है शुगर की बीमारी भी हो सकता है विटामिन के की भी कमी हो। गुरु, विटामिन सी की कमी से होठ फटने लगता है, एड़ी फटने लगता है, चेहरा फटने लगता है, उस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। अब विटामिन ए को रोग प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होता है। आगे आइए नेक्स्ट। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? जल्दी बताइए, सबसे अधिक विटामिन सी। सबका उत्तर आना चाहिए गुरु। अच्छा, मेरे सेशन से फायदा मिल रहा है। और जो लड़का, जब से मैं एईडीओ का बैच ले रहा हूं और जो हमें लगातार फॉलो किया है, हम एक बात बोले, लिखित रूप से बोल रहा हूं, बिहार दरोगा में उसका स्कोर टॉप पे होगा और उसका प्रीलिम नहीं रुकने जा रहा है। मैं लिख के दे रहा हूं गुरु। और जो कल महामैराथन करेंगे शाम को 4 बजे से शायद हो, शाम को 4 से लेकर रात को 12 बजे तक हम रहेंगे, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद हनी सर रहेंगे। जो महामैराथन कल का हम करेंगे जिसमें करंट भी शामिल होगा गुरु, मैं लिख दे रहा हूं, कल के बाद पुराना जो बैच देखा होगा उसका दरोगा प्रीलिम 100% हो रहा है। अभी ये लिख देता हूं गुरु, 100% होगा प्रीलिम। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में, वैसे नारंगी में भी है, नींबू में भी है, पर सबसे अधिक किसमें? आंवला में। आगे आइए, कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? जल्दी उत्तर दीजिए भैया। कार की बैटरी में जो पानी डालते हैं, बैटरी वाला पानी, एसिड डालते हैं ना जी, कौन सा एसिड होता है? वैसे तुम बताओ, खाना पचाने के लिए कौन सा एसिड? अरे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड होता है जो खाना पचाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना पचाने वाला एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन सुना होगा आपने। आज पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि पानी, वर्षा का पानी उस पॉल्यूशन से रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना लेता है? एसिड। तो एसिड रेन में कौन सा एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। लिखो, एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सेव, एप्पल में मैलिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, और बिच्छू के डंक और चींटी में फॉर्मिक एसिड, और दही में लैक्टिक एसिड, और क्वेश्चन आता है कि मनुष्य जब ज्यादा काम कर लेता है तो उसके मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है जिससे थकान महसूस होता है? लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकान महसूस होता है। या फिर दही पी लीजिए तब भी थकान महसूस होने लगता है। चलिए आगे आइए।
याद कर लो, एसिड से एक सवाल आएगा। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, किसको किसको मिलाने से बनता है एक्वा रेजिया, अम्लराज। अम्लराज जिसमें सोना को गलाते हैं, गोल्ड को गलाने पिघलाने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि अम्लराज का प्रयोग करते हैं। तो अम्लराज में कौन कौन सा एसिड होता है मैं बता देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 भैया, 3:1 में, 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो बन जाता है अम्लराज एक्वा रेजिया। आगे आइए, आदर्श इंजन की दक्षता कितनी होती है? आदर्श इंजन, आइडियल इंजन, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होंगे वो जानते होंगे, या 10वीं तक फिजिक्स पढ़े होंगे तो जानते होंगे। भैया आदर्श इंजन की दक्षता, इफिशियंसी कितनी होती है? तो 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो 100% कर दीजिए। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? सेशन को लाइक कर दो गुरु, और सभी लोग का उत्तर आना चाहिए। 1456 लोग हैं, 1456 उत्तर आना चाहिए। लाइव कमेंट जल्दी भैया, कमेंट करके बताइए। कमेंट गुरु, कमेंट करो जल्दी से कमेंट गुरु। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर, न्यूटन, डॉब्सन या पास्कल? जल्दी बताओ। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, और डायोप्टर जो होता है फोकस दूरी का उल्टा होता है। डायोप्टर लेंस के फोकस दूरी का उल्टा। जिस लेंस की फोकस दूरी जितना ज्यादा होगी उतना ही कम होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बढ़ाना है तो लेंस की फोकस दूरी को कम करना होगा। जितनी कम होगी लेंस की फोकस दूरी उतना ज्यादा होगा लेंस की क्षमता, और जितना ज्यादा होगी फोकस दूरी लेंस की उतना ही कम होगा लेंस की क्षमता। यानी लेंस की क्षमता का उल्टा समानुपाती होता है कौन? फोकस दूरी। फोकस दूरी जितना ज्यादा उतने कम क्षमता वाला लेंस, और जितना कम फोकस दूरी उतना ज्यादा लेंस की क्षमता। आगे आइए। अच्छा इसमें और भी ऑप्शन है। अच्छा न्यूटन, ये बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ओजोन परत जो है हमारा, जो हमें सूर्य से आने, ओजोन परत की मोटाई इसमें मापते हैं डॉब्सन में। ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन परत। पास्कल में क्या मापते हैं? दाब। पास्कल से क्या मापते हैं गुरु? दाब। आगे आइए। हरित पौधों को भोजन परिवहन होता है किसमें? हरित पौधे से में जो भोजन का परिवहन है वो किससे होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, तुरंत भूगोल का सवाल आने वाला है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जल्दी से। भूगोल का बेहतरीन सवाल, बेहतरीन डिस्कशन। आज का सेशन गुरु ज्ञानवर्धक है, और आज के सेशन से मैं गारंटी कह रहा हूं कि भैया जो परीक्षा आगे दारोगा का होने वाला 18 को देख लीजिएगा, सीधे आज 60 क्वेश्चन कराएंगे और सीधे 20 क्वेश्चन लगा देंगे। हरित पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो याद रखो, भोजन, भोजन माने फूड। फ से फूड, फ से फूड, और फ से फ्लोएम। फ से फूड, फ से फ्लोएम, और ज से जल, और ज से जाइलम। हरित पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम से। जाइलम क्या है? टिश्यू है भैया। पेड़ पौधों का टिश्यू का नाम है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम से फूड और जल से जाइलम, जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। रख लो, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जल, ज से जाइलम। आज के बाद मत भूलना गुरु, कई बार पूछा गया है। भारत का मान लो, भूगोल आ गया। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री इनमें से किस शहर से होकर गुजरती है? भैया 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते, अंग्रेजी में IST, शॉर्ट में इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। भारत का प्राइम मेरिडियन पूछे, भारत का प्राइम मेरिडियन पूछे या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछे तो 82.5 प्लस ईस्ट भी याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में वेस्टो दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, ईस्ट याद करना जरूरी है। ये प्रयागराज से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूछा जाए कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नोट कर लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है कौन? भारत का प्राइम मेरिडियन, भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट 5 राज्यों से गुजरती है। नोट कर लीजिए।
और याद कर लो, भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अब भारत का जो प्राइम मेरिडियन है यानी IST है वो 5 राज्यों से। नाम राज्य का बता दिया हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कैवां स्थान है? भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, RCCU, रक्कूबाई, यही ट्रिक है गुरु। रक्कूबाई क्रम से पूरे दुनिया के देश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे दुनिया का देश रक्कूबाई। R से रसिया, C से कनाडा, C से चाइना, U से USA, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। रक्कू भाई 1 2 3 4 5 6 7, भारत का स्थान कैवां है? 7वां। रक्कूबाई रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, एक क्रम से है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 7 देश। 7वां देश कौन है गुरु? भारत, क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से भारत पहला स्थान पे है। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का पहला देश है भारत। और एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूं, अभी हाल ही में किस फसल के उत्पादन में इंडिया नंबर 1 हो गया है? ये तुम उत्तर दो। देखते हैं कितना तुम लोग बहुत यहां वहां दौड़ के करंट अफेयर पढ़ते हो, हर चैनल पे घूमते रहते हो तुम लोग। जवाब बताओ, अभी हाल ही में भारत किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 हुआ है? भाई जनसंख्या में भारत नंबर 1 हो गया था पहले ही, और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। भैया चावल के उत्पादन में, बिल्कुल सही बोला आपने, चावल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान हो गया है। पहले चीन का था, अब भारत का हो गया। एक बात और याद रखो, ब्राजील का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में 5वां स्थान है। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसका जनसंख्या के मामले में भी 5वां स्थान है और क्षेत्रफल में भी 5वां स्थान है। और रक्कूबाई याद रखना, भूलना कभी मत। आगे आइए, क्षेत्रफल में भारत का 7वां, जनसंख्या में पहला, चावल उत्पादन में भी हो गया पहला। चलो आगे आओ। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो बिल्कुल धान का पूरा फोटो भेज दिए हैं? कौन सी? नंदनी है। धान का पूरा फोटो भेजे, ठीक है, अच्छा बात है, धान उगाते रहिए। धान तो कट गया अभी गुरु, अब अगले साल ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, बंगाल में जब जाओगे तुम बंगाल, तुम चावल की खेती देखोगे। पता है आपको, बंगाल में 3 मौसम में चावल होता है, गर्मी के दिन में, जाड़ा के दिन में, अब और बसंत ऋतु में। हमारे यहाँ केवल गर्मी में होता है। हमारे यहाँ जो चावल होता है बिहार में, यूपी में, वो केवल गर्मी में होता है। लेकिन बंगाल में गर्मी में भी होता है, जाड़ा में भी चावल, और वर्षा और बसंत ऋतु में भी चावल। तो लिखो, बंगाल में गर्मी के चावल को बोरो चावल कहते हैं, बंगाल में जाड़े के चावल को ओस चावल कहते हैं, और बंगाल में बसंत ऋतु के चावल को हम बोलते हैं अमन चावल। लिखो, बंगाल में 3 मौसम में चावल होता है। बंगाल के गर्मी के चावल का नाम है स्पेशल बोरो चावल। नोट कर लो। बंगाल में जाड़े की चावल को ओस चावल, और बंगाल में बसंत ऋतु के चावल को हम क्या बोलते हैं गुरु? तो अमन चावल, अमन राइस। और सुन लो बात भाई, भारत में धान की डलिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं, और आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। भारत में सबसे अधिक धान बंगाल में होता है, और बंगाल में 3 मौसम में धान होता है। गर्मी के धान को बोरो धान बोलते हैं, जाड़ा के धान को ओस धान बोलते हैं, और बसंत ऋतु के धान को अमन धान बोलते हैं। रट्टा मार लो, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, धान की डलिया छत्तीसगढ़। चलिए आगे आइए। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भैया ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा ये बनाती है एस्चुअरी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुअरी। एस्चुअरी हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख।
ज्वार नदमुख कौन बनाती है? ये बनाती है। आगे आइए नेक्स्ट, आगे आओ नेक्स्ट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। मजा नहीं आ रहा है? नींद आने लगा क्या? कितना बजा है? अरे गुरु 11 बजा है और तुम चले सोने, 1.5 घंटा भी अभी नहीं पढ़ाए हैं और चले नींद मारने। अरे गुरु जगे रहो, सोना मना है, जागते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत की सबसे पुरानी, 4 नंबर चल रहा है भूगोल वाले में, चौथा नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन चलेंगे तभी छोड़ेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। अरावली चर्चा में है, पता है आपको? अभी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि 100 मीटर से ऊपर नीचे जिस पहाड़ की हाइट है उसको तोड़ देंगे। 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ है उसको हम तोड़ देंगे। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हाँ जी तोड़ दीजिए। क्लियर है? लेकिन अगर टूटता है अरावली, अरावली पर्वत, देखो ना भाई, मैं बता दूं कि ये पूरा अरावली है, ये अरावली है, इसके पीछे पूरा मरुस्थल है, खाली रेत है, खाली रेत है गुरु। रेत का बवंडर उड़ता है, रेत की आंधी उड़ती है। जब आंधी उड़ती है तो यही अरावली है जिस आंधी को इसी तरफ रोक देता है। अगर इसको तोड़ दे, हम इस अरावली को तोड़ के बराबर कर दे तो आंधी निकल के आएगा दिल्ली तक, हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक। और एक समय आएगा जो थार मरुस्थल है जो अरावली के पीछे है वो फैल कर चला आएगा बिहार तक, और एक सहारा मरुस्थल से भी बड़ा मरुस्थल बनेगा। और सहारा वाला इलाके में तो थोड़ा तेल उल मिलता है, आप क्या करिएगा? सब खत्म, पानी, नदियां सूख जाएंगी, रेत हो जाएगा तो मरिएगा। गुरु अरावली पर्वत को बचाना है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। लोकटक झील कहाँ लोकटक झील जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? गुरु लोकटक झील में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम लिखो, केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो भैया मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। मैं बता दूं कि मणिपुर के लोकटक झील के अंदर कई सारे तैरता हुआ आइलैंड है, कई सारा द्वीप है जो तैर रहा है, पानी के ऊपर आइलैंड तैर रहा है। इस तैरता हुआ द्वीप को हम लोग फुमड़ी कहते हैं, लिख लीजिए फुमड़ी। मणिपुर के लोकटक झील में कई सारे तैरता हुआ द्वीप है। उसमें से एक द्वीप पर केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क है। तो भैया ये जो तैरता हुआ द्वीप है मणिपुर में, उसी को हम लोग फुमड़ी कहते हैं। मणिपुर में जो तैरता हुआ द्वीप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुमड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं गुरु? फुमड़ी। मणिपुर में तैरता हुआ द्वीप को फुमड़ी कहते हैं। उसी फुमड़ी में से एक फुमड़ी पर केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क है। तो लोकटक झील के अंदर केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। ये कहाँ है गुरु? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में लोकटक झील है। आगे आइए नेक्स्ट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। इसका उत्तर तो सबको देना चाहिए। इसका उत्तर सभी लोग दीजिए, ज्यादा नहीं, 15 प्रश्न तक जाएंगे। 15 प्रश्न तक फुमड़ी के बारे में जान न गए? मणिपुर के लोकटक झील में कई सारे द्वीप तैर रहे हैं, उन तैरते हुए द्वीप को क्या बोलते हैं? फुमड़ी। और उसी एक फुमड़ी पर केबुलो लामजाओ नेशनल पार्क है। इतनी बार बोलता हूं यार कि तुम्हें याद हो जाता होगा। नहीं याद हो जा रहा है गुरु? जितना बात बोल रहा हूं सब याद हो जा रहा हो आपको। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप के बगल में है। अंडमान द्वीप के बगल में है बैरन, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जहां से अभी भी लावा निकलता है। और गुरु एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, नारकोंडम भी यहीं पर है। अंडमान के पास ही एक और ज्वालामुखी है नारकोंडम। ये सक्रिय नहीं है बल्कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम नाम का सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो ये भी अंडमान के पास है। और बैरन नाम का एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी ये भी अंडमान, यानी अंडमान के पास 2 ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोंडम। आगे आइए नेक्स्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तो कई बार पढ़ा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। इसका 1457 लोग जुड़े हो। मुझे ऐसा लगता है कोई फालतू व्यक्ति इस समय नहीं जुड़ा होगा। 11 बजे रात में
कोई हमारे साथ टाइम पास के लिए नहीं खड़ा होगा। जो लड़का देख रहा है 12-1468 वो सब पढ़ने वाला बच्चा देख रहा है। 11 बजे यदि मुझे कोई देख रहा है मतलब पढ़ने वाला, इसका मतलब सबका उत्तर आना चाहिए। भैया दोदा बेटा ये तमिलनाडु में है, अनाई मुदी ये केरल में है, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है, कालसूबाई ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है गुरु? महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी, सभी लोग उत्तर दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी ये केरल में है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से अब लगातार आपके इंप्रूवमेंट का काम शुरू हो गया है। बेहतर से बेहतर क्लास, बेहतर से बेहतर डिस्कशन आता रहेगा। चैनल से अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अधिकतम नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेशन के बाद लाइक कर दो गुरु। दोदा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी गुरु? महेंद्रगिरी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कालसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची दोदा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाई मुदी। किस राज्य में? ये भी हो गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरते अभी बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका एक ट्रिक था, 8 राज्य उसका आंसर होगा। गुराम झा, इसका एक ट्रिक था, सब लोग जानते होंगे। गुराम झा, एक झा जी हैं, मिथिला क्षेत्र में होते हैं ना झा जी। गुराम झा छबंग मित्र, गुराम झा छबंग मित्र। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से गुरु क्या होगा? झारखंड। झारखंड में रांची के पास से गुजरती है। झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, बंग से बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। भैया कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर आपसे पूछे, आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जानते होंगे जिसमें 7 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। नॉर्थ ईस्ट में भारत के कितने राज्य हैं? 7 राज्य जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में पूछा जाए जो 7 राज्य हैं उनमें से कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो 2 राज्य, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी 7 राज्य, यानी 7 बहनों वाला राज्य। 7 सिस्टर जो स्टेट है उसमें से कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो 2 राज्य, मिजोरम और त्रिपुरा। अब आप पूछेंगे कि सर 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? 7 सिस्टर में जो 7 राज्य हैं उसमें कौन कौन आता है पूछेंगे, उसका भी ट्रिक है। आना मम्मी एटीएम, आना मम्मी एटीएम। मम्मी को कहाँ आना है? एटीएम आना है, बाबूजी के एटीएम लेके। अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। नोट कर लो, 7 सिस्टर में यही 7 राज्य आते हैं। आना मम्मी एटीएम, आना मम्मी एटीएम। और से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। इसमें सिक्किम नहीं आता, लिख लो भैया। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। कई बार क्वेश्चन आया है कि इनमें 7 सिस्टर में कौन नहीं आता, तो आंसर होता है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम को लेकर कंफ्यूजन चलता है, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। आना मम्मी एटीएम याद रखना, 7 सिस्टर स्टेट का ट्रिक। और ये गुरु है टॉपिक ऑफ कैंसर का ट्रिक। चलो आगे आ जाओ।
हीराकुंड बांध जो भारत की सबसे लंबी बांध है, हीराकुंड बांध जो भारत की सबसे लंबी बांध है, इसकी लंबाई है 4801 मीटर। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में टिहरी बांध, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। दोनों नदी का नाम याद कर लो, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध। कहा भैया? उत्तराखंड में। और भारत की सबसे बड़ी बांध यह सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ी बांध। और सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध। सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध, लंबाई 4801 मीटर। किस नदी पर? महानदी पर। कहाँ है गुरु? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर जिले में। आगे आइए नेक्स्ट। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को कहते हैं? यह नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी और अरुण नदी के नाम से जानते हैं। लिखो, नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी नदी और अरुण नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी और अरुण नदी के नाम से जानते हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई तट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। एक छोटा बच्चा है 12-13 साल का टीनेजर, उस पर बाउंड्री नहीं लगाइएगा तो बहक न जाएगा जी, परिवार के लिए शोक न बन जाएगा जी। तो नदी जो है उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो नदी रास्ता बदल लेती है। जैसे बच्चा पर उचित बाउंड्री न लगाया जाए तो बच्चा रास्ता बदल लेता है, और इसी नदी में भी अगर बाउंड्री ना हो, नदी के बाउंड्री का मतलब तटबंध, एम्बैंकमेंट, नदी के किनारे कोई तट न हो, नदी अगर प्लेन से बहने लगे तो नदी जहां तहां रास्ता बदल लेती है। चूंकि कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं है, अब तो बना दिया गया आर्टिफिशियली बहुत सारा, लेकिन कोसी नदी में तटबंध न होने के कारण ये रास्ता बदलती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। आगे आइए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सॉरी, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट, नोट कर लीजिए। इंदिरा पॉइंट का दो नाम है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, गौर मोती और सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू। किबीथू ये गुरु अरुणाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है, ये गुजरात में है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू। भैया कहाँ है गुरु? जल्दी बताइए। बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। याद रखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई नोट कर लीजिए 3214 किलोमीटर, और भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, और भारत का पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती या गहीर मोती, पूर्वी बिंदु किबूथी और अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, यानी अब तो उधर पड़ गया, इंदिरा पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में। आगे आइए। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा जो है ना, उसी से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। भैया ये भारत का नक्शा है और यहां पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ही सिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में ही क्या है? सिपकिला दर्रा। यहां पर एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर।
इसका नाम है राकसताल। राकसताल 2 झील है, मानसरोवर राकसताल। राकसताल से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है गुरु? सतलज नदी। राकसताल से सतलज नदी निकलती है। कौन दर्रा है? इसी का नाम है सिपकिला दर्रा। इसी का नाम है सिपकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है गुरु? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। राकसताल तिब्बत, तिब्बत के राकसताल से निकलने वाली सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? भारत में हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। कौन नदी? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे ही पंजाब का लुधियाना है। आगे आओ गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें सुंदरी नाम का वृक्ष मिलता है। सुंदरी नाम के वृक्ष मिलने के कारण ही उसका नाम पड़ा सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा लिखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और मैं बता दूं, सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु है 1972 से 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु लायन था, शेर था। भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 से पहले शेर था, लायन था। 1972 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ। बाघ में भी कौन बाघ? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कहां मिलता है? सुंदरबन के डेल्टा में। रॉयल बंगाल टाइगर पूरे दुनिया में 4 ही देश में मिलता है, भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में और भूटान में। बस यही 4 कंट्री है जहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। कब से बताइए? 1972 से। उससे पहले कौन था? लायन था। भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा नदी का डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर सब दीजिए, टोटल लोग दीजिए। सर प्लीज फास्ट चलिए। अरे गुरु फास्ट चलिए, मैंने बता के नहीं चलूं। चलिए चलूं, जल्दी करता हूं। अब एक ही प्रश्न और करूंगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक समय तक पानी को बना कर रखने की क्षमता होती है, इसीलिए इसमें कपास की खेती होती है। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहां है बताओ? महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा कपास कहां होता है? गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर देके सभी लोग चले जाइएगा। वैसे सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, सभी लोग इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। सेशन पर लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। हो गई है, दुष्यंत की एक पंक्ति है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग इतनी हो गुरु, रात में 3-4 बजे तक जगा दे आपको। मोबाइल बंद करके 300-400 MCQ और बना लेना है, जग के पूरी रात। जिसने रातों को जागा है उसका दिन अच्छा रहा है, जो रातों को सोया है उसी का दिन खराब हुआ है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सब लोग का उत्तर आना चाहिए। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य के लिए, और श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दूध उत्पादन के लिए, और फसल उत्पादन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन भैया मत्स्य उत्पादन के लिए है। और दूसरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसी को बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन। कैसा लगा सेशन एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग 1363 लोग अभी दिख रहे हैं, हमें 1363 कमेंट चाहिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया। इसी तरह का सेशन देखना है तो हर दिन रात को 8 बजे हम आते हैं लाइव। वैसे 9 बजे आते हैं, लेकिन कल एक महा मैराथन होगा तो कल शाम को 4 बजे से डाटा बचा लीजिएगा हमारे जैसा। अब फोन को चार्ज रखिएगा, फोन को चार्ज रखिएगा, डाटा बचा लीजिएगा। कल शाम 4 बजे से ही रात को 12 बजे तक करीब 700 प्रश्नों का महा मैराथन होगा, जिसमें आपको जुड़ना है पूरी शानदार तरीके से। एक मूंगफली ले लीजिएगा, भुना हुआ मूंगफली,
और उसी को फाँकते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नींद नहीं आएगा। तो कल शाम 4 बजे, बाकी हमारा सेशन रात को 8 बजे आता है, हमेशा 8 बजे ही आएगा। कैसा लगा सेशन बताइएगा। हारना कभी नहीं है जीवन में, याद रखो, दुख भी तुम्हारा, आंसू भी तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, गम भी तुम्हारा, तो मेहनत भी तुम्हारा, सफलता भी तुम्हारी। जश्न मनाने 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन याद रखो गुरु, रात गुजारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इस ठंडी भरी रात में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब रिजल्ट होगा। रिजल्ट लाना है तो कमरे में अपने आप को लॉक करना होगा, लिमिट क्रॉस करना होगा, बाज बनना होगा, बादलों के पार जाके उड़ना होगा, न कि बारिश में घोंसला में छुप जाना होगा। नहीं चलेगा। पढ़िए मन लगा के। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको इतनी शक्ति मिले कि आपके सारे सपने साकार हो जाएं, 2026 में आप एक बेहतर पोस्ट पे चले जाएं, यही मेरी प्रभु से कामना है। तो मिलते हैं कल शाम 4 बजे एक बेहतर सेशन के साथ, महा मैराथन के साथ, बिहार दरोगा के लिए। तब तक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।